रेडी? तो हम लोग की आज की क्लास का टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन ये है कि अगर इससे नीट में आने वाले क्वेश्चंस का नंबर देखा जाए तो ये 1 तो श्योर है, 2 क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो 1 और 2 है ना, मींस 8 मार्क्स तक आपको ये दिला सकता है। और सबसे खास बात ये है कि ये टॉपिक हमारे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करती है। बहुत ज्यादा उसका कोरिलेशन आप देख पाओगे। जो थियरी, जो फॉर्मूले यहाँ पढ़ोगे वो फॉर्मूले उस जगह पर भी काम आएंगे, या वहां के फॉर्मूले यहाँ भी यूज में आते रहेंगे। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? बस एक जगह पे आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकता है अगर हम चार्ज की बात करें तो, और यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो दो मासेस के बीच में हमेशा कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज मोर और लेस आपके जो ज्यादातर फॉर्मूले होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उसका मॉड लेकर काम करो तो हर जगह पे आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को, ग्रेविटेशन को, हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वहां पे हम लोग केपलर के द्वारा दिए गए लॉज को पढ़ेंगे, द केपलर्स लॉज। ओके, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल कवर द लॉ गिवन बाय न्यूटन, जहां पे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हो, उसे पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले केपलर्स लॉ से। ओके, तो प्लीज बच्चों बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। एक बार टॉपिक भी देख लो आज मैं जो कवर करने जा रहा हूं, केपलर्स लॉ, देन हम लोग आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, और ये जो नीचे बाकी तीनों दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही डेराइव होने वाली क्वांटिटीज हैं, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एंड फाइनली वी विल लर्न द अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखा जाए बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं केपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करूं तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कोई आइडिया किसी को? हम कहते हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी प्लैनेट्स सन की चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं। क्या करते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो ये पॉइंट किसने बोला? केपलर ने बोला, और अपने फर्स्ट लॉ में बोला। तो हम लोग बोलेंगे ऑल द प्लैनेट्स विल रिवॉल्व इन elliptical orbits around the sun। ऑर्बिट्स नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ऑर्बिट लिखते हैं। ऑर्बिट अराउंड द सन वेयर सन इज एट द फोकस। सन होगा कहां पे? सन को कहां कंसीडर करना होगा? फोकस पे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम को, यहाँ पे ये जो S और S डैश दिया हुआ है, these 2 points are actually representing the focus of ellipse। ओके, ये दोनों आपके फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग S1A, या यहाँ पे आप उसे S बोलोगे, SB और S डैश B, इन दोनों का सम करो तो ये सम हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे आप? मान लो एक रैंडम सा पॉइंट अभी जैसे आपने यहाँ पे B माना है, तो यू कैन से कि यहाँ पे हमारे पास जो SB है प्लस S डैश B जो होगा, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जो बच्चे अभी थोड़ा लेट आए हो उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लेट नहीं, मैं ही शायद थोड़ा पहले स्टार्ट कर गया, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। केपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ में क्या हम लोग पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होते हैं, जहां पर
सन कैसा बिहेव करता है? सन एक फोकस की तरह बिहेव करता है। इज दिस पार्ट इज ओके? इस जगह पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सुनते चलो और दिमाग में आप बिठाते चलो यहां से, ठीक है? अब मैं यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज बच्चों आपका कंसंट्रेशन यहां पे चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यहां पे ये जो 2b दिखाई दे रहा है, 2b जो दिख रहा है, इसे आप क्या बोलोगे? आप इसे माइनर एक्सिस का नाम दोगे। क्यों माइनर एक्सिस बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि इसका साइज देखो छोटा दिख रहा है ना। दूसरा, अगर मैं यहीं पे 2a की बात करूं, इसे हम लोग यहां पे मेजर एक्सिस का नाम देंगे। क्यों मेजर एक्सिस का नाम देंगे? कोई आइडिया क्यों देना चाहिए मेजर एक्सिस का नाम? क्योंकि इसका साइज जो है ये क्या है? बड़ा है। तो आप देखो इस एलिप्स में, जैसे आप सर्कल में देखते हो ना डायमीटर बोलते हो, जैसे बोलते हो ना सर्कल में क्या होता है आपका? डायमीटर होता है। यहाँ डायमीटर नहीं है, यहाँ पे एक आपका मेजर एक्सिस है और दूसरा क्या है? माइनर एक्सिस है। और इसी का हाफ कर लोगे, ए और बी की बात जहां पे भी होगी, दैट इज बेसिकली सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इज दिस पार्ट इज ओके? आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां के बाद आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में यहां जो ये जो पी पोजिशन आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में देखो आपको ये पी दिखाई दे रहा है ना, इसे आप यहां पेरीहीलियन के नाम से जानते हो। क्या नाम देते हो इसे आप? पेरीहीलियन का। और ये जो ए वाला पॉइंट दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज बेसिकली नोन एज एपहीलियन। इसे हम लोग एपहीलियन के नाम से जानते हैं। तो दो हो गए ना, पेरीहीलियन और एपीहीलियन, दो हो गए हमारे पास। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंसेस को थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझें, तो ये जो S1 से इस पोजीशन को अगर हम O कंसीडर कर लेते हैं, तो S1 से या S से हमारे O तक की जो डिस्टेंस है, या S डैश से जो O तक की डिस्टेंस है, इसे हम A टाइम्स ऑफ E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हो? AE से। जहां पे E क्या है हमारा? दिस E is actually representing eccentricity and its value is root under 1 minus b square divided by a square। इससे आप किसे रिप्रेजेंट करते हो? इस E को रिप्रेजेंट करते हो। काम बहुत ज्यादा ये E आपके आने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाने की नीड है नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा इस टर्म को ध्यान रखना है कि ये है क्या। ये बेसिकली AE जो है, ये हमारे सेंटर से एक फोकस की डिस्टेंस है, ठीक है? सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं? AE के नाम से जान रहे हैं। अब ये बताओ, ये पूरा का पूरा जो था ना आपके पास 2A था, आधा भी अगर आप देखो तो ये क्या था आपके पास? A था। A में से आपने AE माइनस कर दिया, तो सन से ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की डिस्टेंस आपको मिल गई क्या? से यस और नो? मिल गई। आप इसे क्या लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। क्या मैं यहाँ पे इसे SP को आसानी से A माइनस AE से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ SA की बात करूं, तो क्या वही आपके पास A प्लस AE के इक्वल हो जाएगा? तो एक आपके पास A माइनस AE है और दूसरा क्या है आपके पास? A प्लस AE है। एंड दीज आर एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू नो व्हाई? बिकॉज एपहीलियन पॉइंट इज द पॉइंट विच इज फारदेस्ट, सबसे ज्यादा दूरी पे है सन से। और ये जो पेरीहीलियन वाला पॉइंट है, ये क्या है आपका? सबसे कम डिस्टेंस पर है। इसे आप पेरीहीलियन के नाम से जान रहे हो। यहाँ पे अगर मैं SP को बोलूं, तो इस लेंथ को हम लोग यहाँ पेरिगी के नाम से जानते हैं। और अगर हम यहीं पे SA की बात करें, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे हम लोग अपोगी के नाम से जानेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा समरी आपको क्लियर होगा। डन है? सबसे नजदीक का पॉइंट पेरीहीलियन, सबसे दूर का पॉइंट एपहीलियन, सबसे नजदीक की डिस्टेंस A माइनस AE दैट इज पेरिगी, और सबसे दूर वाली डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? अपोगी दैट इज A प्लस AE। इट इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अगर ये सभी आपको क्लियर हो गए हैं, तो मैं यहां से अब आपको सेकेंड पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पे हमने पढ़ा केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसे हमने नाम क्या दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। नाउ कम टू द सेकेंड वन, जिसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ एरियाज। हम लोग अब किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ एरियाज की। अब ध्यान से समझते हैं इस लॉ ऑफ एरियाज को, ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। देखो, लॉ ऑफ एरियाज की अगर हम बात करें, तो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम लोग
सन से किसी भी पॉइंट पे, कोई भी रैंडम पॉइंट हो, उसके लिए अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कर सकते हो ना? यहां से यहां तक के लिए एक लाइन ड्रॉ की है और एक एरो मार्क लगा दिया, तो क्या उसे आप वेक्टर मान सकते हो? वो वेक्टर डेल्टा टी टाइम में अगर किसी कांस्टेंट ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूमे तो थोड़ा बहुत एरिया स्वीप करेगा। एरिया स्वीप करने का मतलब क्या हुआ? एरिया मूव करना, है ना? मान लो कि यहां से ये वेक्टर जो है ना, सॉरी यहां पे से ये जो है क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे की ओर घूम रहा है, यूं घूम गया, तो घूमा अगर ये, तो क्या कुछ एरिया स्वीप कर रहा होगा? सिमिलरली अगर मैं इस नीचे वाले पॉइंट पे देखूं तो यहां पे भी कुछ एरिया स्वीप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन दोनों एरियाज की यहां पे बात करें तो हमारा केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि जो एरिया स्वीप हुआ है वो एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर पहले डेल्टा टी टाइम में उसने कुछ डेल्टा ए एरिया स्वीप किया था तो दूसरे डेल्टा टी टाइम में भी क्या करेगा? वो डेल्टा ए एरिया ही स्वीप करेगा। इज दिस पार्ट इज ओके? तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे लिखना चाहूं तो सिंपली लिख सकता हूं कि हमारा dA बाई डी टी यहां पे जो होने वाला है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहां ए से आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? A is representing area. Is this part is okay? तो area swept by any planet in a specific time, in a very small time, ऐसा आप कह सकते हो, in a very small time interval is always constant. अब बच्चों आप थोड़ी देर के लिए प्लीज पेन डाउन कर लो और पेन डाउन करके जो मैं बताने जा रहा हूं ना इसे सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इससे जो मैं इन्फरेंसेस निकालूंगा ना, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? तो ध्यान से सबसे पहले दूसरे पॉइंट की तरफ यहां आते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पे डीए बाई डी टी की वैल्यू जो आती है इट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2m, जहां पे एल क्या होता है आपका? एल इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम। एल से आप किसे रिप्रेजेंट करते हो? एंगुलर मोमेंटम को। और एम इज रिप्रेजेंटिंग मास। एम से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? मास को। अब ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम और मास यही दोनों क्वांटिटीज यहां दी हुई हैं और डीए बाई डी टी है क्या? कांस्टेंट है। एम तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो आप कह सकते हो यहां से क्या कि एल आपका कांस्टेंट है? से यस और नो? एल को हम कांस्टेंट कह सकते हैं और एल को कांस्टेंट करते ही देखो क्या हो गया। हम जानते हैं हमारा टाउ, आपने अभी पढ़ा होगा रोटेशन में, टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। सो आई एम राइटिंग हियर इफ एल इज कांस्टेंट, तो कुछ पढ़ा था क्या आपने? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन टाइप की कुछ बात सीखी थी। तो अगर हमारा L कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और 0 होने का मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टाउ इस केस में क्या होना है? 0 होना है। मींस जो टॉर्क लग रहा है हमारे प्लैनेट के ऊपर सन के रेफरेंस में, सन के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और इससे देखो एक बहुत प्यारा सा इन्फ्रेंस आ जाएगा। आप बताओ टाउ को क्या आप, टाउ को अगर लिखना हो तो आर क्रॉस एफ लिख सकते हो? लिखोगे? यहां आर 0 है क्या? आर मतलब इनको मिलाने वाली लाइन की लेंथ 0 है क्या? नहीं है। एफ 0 है क्या? एफ भी 0 नहीं है बेटा। अगर 0 होता तो ये कैसे किसी एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा होता? फोर्स भी कुछ ना कुछ तो लग रहा है ना, जिससे ये एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है ना? तो ना ही फोर्स 0 ना ही आर 0, तो 0 क्या है जिससे टाउ 0 हुआ? एंगल। क्या 0 होगा? एंगल की वैल्यू। मतलब आप जो साइन, आप यहां पे क्या लिखोगे? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखोगे ना? आर क्रॉस एफ को आप क्या लिखोगे आगे चल के? आर एफ साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इज दिस पार्ट इज ओके? 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए? पाई। पाई भी कह सकते हो ना, 2 पाई भी कह सकते हो ना। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई। थीटा की वैल्यू ऐसी अगर आप कोई भी लेते हो तो आपको साइन थीटा वहां पे 0 मिलेगा और वही आंसर यहां पे आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? तो यहां से हम थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे, टाउ 0, इससे एक और इन्फ्रेंस निकाला कि सिंस टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सो एक पॉइंट और लिख दूं, एंड
टाउ इज 0, सो आप क्या लिखोगे, R and F are anti-parallel to each other. Is this point is also okay? और R हमेशा सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग है। इसका मतलब प्लैनेट से अगर आप सन को मिलाओगे तो जो लाइन आएगी वो हमेशा टुवर्ड्स द प्लैनेट होगी कि नहीं होगी? से यस और नो? टुवर्ड्स द प्लैनेट होगी। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो यू कैन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होने वाला है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। इज दिस पॉइंट इज ओके? हमेशा सन की तरफ होने वाला है। तो ये हमारा थर्ड बहुत ही प्यारा सा इन्फरेंस था। दोनों इन्फरेंसेस क्लियर हैं? आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एज अ फोर्थ पॉइंट लिखना चाहूं, आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है बच्चों, है ना? फोर्थ पॉइंट जब मैं लिखने जा रहा हूं तो एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल क्या है? एल को क्या हम एल को अगर हम लिखना चाहें तो आर क्रॉस पी लिखते हैं, और पी क्या एमवी होता है आपका, मीन्स एक तरीके से आर क्रॉस वी की तरह ही है ना वो। तो आपके जो एल का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या आर क्रॉस वी के डायरेक्शन के बराबर है? मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हम उसे आर एम वी के बराबर मान सकते हैं? इसका मतलब क्या आर और वी का जो मल्टीपल होना है वो भी कांस्टेंट है? ऐसा इन्फरेंस भी यहां से निकाल सकते हैं क्या? दोबारा से मैं बोल रहा हूं, एल कांस्टेंट है बेटा, और एल क्या होता है? एम आर वी, यही होगा ना? एम आर वी ही होगा ना? एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, क्या न्यूमरेटर में आर वी ही बचेंगे? डिनोमिनेटर में 2 भी है, कोई बात नहीं, हम तो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना। हम इतना तो कह ही सकते हैं ना कि आर और वी का जो मल्टीपल होना है वो क्या होना है? कांस्टेंट होना है। तो यहां से जो फोर्थ इन्फरेंस है वो मैं क्या लिखना चाहूंगा? मैं लिखूंगा बहुत ही सिंपल कि हमारा जो आर और वी है इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इससे जानते हो सबसे खास बात क्या आएगी? हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास आर एपीहीलियन और आर पेरीहीलियन दिया हुआ है ना, ये दोनों अगर दिए हुए हैं, तो वेलोसिटी जो हमारी होगी पेरीहीलियन और एपीहीलियन की जस्ट क्या होगी? उनके इनवर्स रिलेशन में होगी। मींस जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? सब लोग ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन सबसे सब लोग इत्तेफाक रखते हो ना? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बोला डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इससे। ये जो थियरी मैंने बताई है अभी आपको, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको करने में हेल्प करेंगे। कैसे? बस 1-2 स्लाइड और रुक जाओ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थर्ड लॉ को पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। इंक्रीज और डिक्रीज कब होगी? देखो, इंक्रीज और डिक्रीज की बात हम बहुत आराम से खुद से समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ एपीहीलियन से पेरीहीलियन की तरफ आ रहे हैं तो लगातार डिस्टेंस क्या होती चली जा रही है? कम होती जा रही है। और अगर हमारी डिस्टेंस कम होती जा रही होगी तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। यहीं अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? हमारा यहाँ पे पेरीहीलियन पॉइंट है, डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होनी है। तो नीचे जो हाफ साइकिल है यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ सिंस डिस्टेंस बढ़ रही होगी तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी हमेशा कम होती हुई दिखाई देगी। तो इनिशियली अगर मैं इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानता हूं तो वेलोसिटी कम हुई और फिर क्या हुई? बढ़ गई, और यही साइकिल बार बार घूमता रहेगा। इज दिस पॉइंट इज ओके? डन? हाँ ना तो बोल दो ओके। एरिया की बात की जाए तो यहाँ एरिया लिखोगे कितना? तो एरिया लिखने में जो है ना, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ बेटा, एरिया को लिखने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर कहीं लिखने की नीड हो गई तो हम लोग अगर इस लेंथ को r मान रहे हैं और इसकी एंगुलर स्पीड को क्या मान रहे हैं? ओमेगा, तो डेल्टा टी टाइम में क्या ये ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा लेंथ कवर करेगा? ये जो लेंथ कवर हुआ होगा, क्या आप इसे ओमेगा इंटू डेल्टा टी कह सकते हो? से यस और नो? और ये बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो मैं यहाँ पे क्या इसे, ये जो हल्का सा आर्क दिख रहा है, इसे मैं स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। और अगर स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करूंगा तो क्या ये ट्रायंगल बन गया? और ट्रायंगल का एरिया क्या निकालना हमारे लिए मुश्किल है? नहीं। क्या लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ऐसा ही लिख पाओगे आप? ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? ओमेगा को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ओमेगा को अगर लिखने की नीड हुई तो आप क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। आर इंटू
v डिवाइडेड बाई r, ये लिखोगे ना? क्या यहां से एक और रिलेशन आपके पास स्टैब्लिश हो सकता है? मैंने ये सही लिखा है क्या? थोड़ा सा यहाँ पे एरर है बेटा। ये जो एंगल है ये ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा है, ये तो एंगल हुआ ना, r से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर ये क्या बनेगा, तब जाकर ये लेंथ बनेगा ना। फिर से बताता हूं, हमारा आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा होता है। क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा। आप ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा लिख रहे हो, ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा लिख रहे हो, तो आप तो एंगल लिख रहे हो ना, आर से मल्टीप्लाई करोगे तब वो रेडियस, तब वो आर्क लेंथ बनेगा ना। तो यहाँ पे जहां आर लिखा है, आर की जगह क्या कर दोगे? इसको आर स्क्वायर कर दोगे। क्यों करोगे? समझ में आ रहा है? ये अब आर ओमेगा टी हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास आर था, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डेल्टा थीटा। डन है ये? क्या बेटा? हाफ इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू परपेंडिकुलर किया तो आर लेंथ इसकी क्या है? रेडियस जैसी हो रही है, पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से मान रहा हूं बेटा, जहां पे ये विड्थ बहुत कम है, तो ये क्या है इसका? आर, और ये लेंथ क्या थी इसकी? आर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा। मैंने बस इन्हीं दोनों को यूज किया। मैंने बोला हाफ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह लिखा आर, और बेस की जगह क्या लिखा? आर इंटू ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा। आर और आर मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? आर स्क्वायर, और बाकी ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा आपका बचा रह गया। इज दिस पॉइंट इज ओके नाउ? हाँ ना, बोल दो। डन। तो बहुत अच्छा पॉइंट था बेटा, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक छोटा सा लगता है क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये क्वेश्चन जैसे ही दिखे आपके तरफ से आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। द काइनेटिक एनर्जी of planet in an elliptical orbit about the sun at the position A, B, C are K, KB, KC respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of sun as shown in figure. Then आप लोग क्या बोल रहे हो? कौन सा आंसर करेक्ट है? बी। श्योर हो सब लोग? सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी जहां सबसे कम डिस्टेंस है, उसके बाद जहां उससे ज्यादा डिस्टेंस है, और सबसे कम कहां होनी चाहिए? जहां सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। अग्री? तो मैं यहां पे क्या लिखता? मैं लिखता सिंपल वे में कि हमारा आर ए जो है यह हमारे आर बी से छोटा है और आर सी से भी छोटा है। सो मैं यहां से लिख सकता था हमारा जो वी ए होगा, इट विल बी ग्रेटर देन वी बी एंड इट विल बी ग्रेटर देन वी सी। एंड अगर ऐसा है तो हमारा के ए हमारे के बी से बड़ा होगा, और क्या होगा फिर? फाइनली केसी से बड़ा होगा। डन? कोई दिक्कत नहीं। आंसर आप सभी बिल्कुल सही बता रहे थे। वेरी गुड बच्चों, बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस फॉर अस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। केपलर के थर्ड लॉ पे आते हैं बेटा। केपलर के थर्ड लॉ को पहले तो आराम से सुनते हैं, फिर उसे आगे चलकर यूज करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से इसे सुन लिया जाए। केपलर का थर्ड लॉ कहता है, इसे हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स का नाम भी देते हैं। यहां पे हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो टी स्क्वायर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा हमारे ए क्यूब के। यहां पे टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए है हमारा, द ए इज रिप्रेजेंटिंग सेमी मेजर एक्सिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और आप सभी इतना तो जानते हो ना कि हमारा सर्कल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है, जहां पे हमारा सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ए और बी बराबर हो जाए तो क्या हम उसे सर्कल मान सकते हैं? तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, इफ पाथ इज सर्कुलर, इफ द पाथ इज सर्कुलर, अगर आप सर्कुलर लेते हो देन आप आराम से क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो हमारा जो टी स्क्वायर होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 होगा। यहां पे आर को आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ द पाथ। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो बच्चों? पहले क्या है इसका एक्चुअल फॉर्मूला? क्या है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बट अगर हमारे पास b और a आपस में बराबर हो गए, हमारा पाथ सर्कुलर हो गया, तो हम टी स्क्वायर को आर क्यूब के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, जल्दी जल्दी किए जाएं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है बेटा, ध्यान से देखते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, 2015 में देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये पूछा गया था। पहले से AIPMT के नाम से जानते थे ना नीट को, तो AIPMT में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करके सॉल्व करोगे इसे, ठीक है? तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, पहले तो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। ये हमें बोला गया है कि हमारा जो टी स्क्वायर है ना वो k r⁻³ के क्या है, इक्वल है, जहां पे k को हमने कांस्टेंट मान लिया है। अगर हम सन के मास को m मान लें और प्लैनेट के मास को स्मॉल m मान लें और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा लें, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि F हमारा क्या होता है, Gmm/r² होता है। तो वैसे केस में हमारे इस G का इस K के साथ क्या रिलेशन होगा, हमारा G और K आपस में कैसे रिलेट किए जा सकेंगे। तो मैं 1 मिनट का समय लेते हुए बोर्ड पे इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे F ग्रेविटेशन की बात करूं तो इसे हम लोग G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अग्री करते हो? अभी आपने सीखा क्या बेटा, हमारा टी स्क्वायर जो है यह हमारा k इंटू r⁻³ के प्रोपोर्शनल है। क्या मैं इस t को थोड़ा चेंज कर सकता हूं? t को चेंज करने में क्या मैं सक्षम हूं, एबल हूं इसे चेंज करने में? हूं। कैसे, क्या करूंगा मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले t को 2πr डिवाइडेड बाई v। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है? एक पूरा राउंड कंप्लीट किया, कितना किया, 2πr कंप्लीट किया। देखो r को मुझे स्मॉल लिखना चाहिए था, है ना, डिवाइडेड बाई v, और इसका स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर होगा, k r⁻³ के बराबर होगा। ऐसा लिख सकते हो ना। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं। पहला ये कि मैं क्या करूं कि ये जो सामने वाला फॉर्मूला दिख रहा है इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, या दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इससे मैं इस जगह पर पहुंच जाऊं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या नहीं? क्या मैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे m⍵² r के बराबर मान सकता था? से यस और नो? यहां से m से m को क्या किया बच्चों, कैंसिल कर दिया। आप देखो यहां से क्या ओमेगा को मैं 2π/t का स्क्वायर लिख सकता हूं, और अगर इस r को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर चला गया तो क्या ये हमारे पास gm डिवाइडेड बाई r³ बन जाएगा क्या? आपके लिए क्या बाकियों को रीअरेंज करना बहुत मुश्किल काम है? मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है? नहीं है ना, आपके लिए भी क्या करना है, 2π का स्क्वायर इज 4π², t स्क्वायर डिनोमिनेटर में पड़ा है और यहाँ gm/r³ लिखा हुआ है, रीअरेंज ही तो करना है। रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करते ही हमारे पास आ जाएगा बच्चों t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² मल्टीप्लाइड बाई r³ एंड डिवाइडेड बाई gm। इसे अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसे इक्वेशन 2 मान लूं, क्या अब कंपैरिजन करना बहुत टफ है? से यस और नो? कंपैरिजन करना टफ है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह सेम है क्या, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसे मुझे डील करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहला एक्सप्रेशन लिखा था ना, जब यहां पे काम नहीं आ रहा तो इसे हटा ही देते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, हमें कंफ्यूज करेगा, तो उसे मैंने हटा दिया। अब देखो टी स्क्वायर को डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल मान सकते हो, दोनों के दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे कि आपके पास सीधे सीधे बी चॉइस आंसर आ जाएगा। क्या बेटा, बहुत बढ़िया, डायमेंशन से हो रहा है और भी बढ़िया है। डायमेंशन से भी करने की कोशिश की जा सकती है क्वेश्चंस को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो भी क्वेश्चन डायमेंशन से, जैसे बच्चे ने बोला कि यहाँ डायमेंशन वाला फॉर्मूला लग रहा था, जानते हो ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आता कि मैं डायमेंशन से भी सॉल्व करके देख लूं। मैं यहाँ पे देख पाता कि ये जितनी भी फॉर्मूले मेरे सामने दिए हुए हैं कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, मतलब पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि v इज इक्वल टू √(gr) दिया हुआ है, अगली बार √2gr दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है ना ऐसा।
एक बार रूट अंडर जी आर है तो दूसरी बार जी आर है, तीसरी बार जी बाई आर है और चौथी बार जी आर स्क्वायर है, कुछ ऐसा है ना, है या नहीं है? तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से वैरायटी में करके आपको दिया जाए, आप आराम से डायमेंशन से भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे होमवर्क में देना चाहता हूं। आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। पहले तो ये वर्ड सुन लो, आज की क्लास में मैं इसे बताऊंगा भी। जियो स्टेशनरी का मतलब हुआ अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। आप सोचो कि यहाँ पे मैं जो हूं ना, मैं इस तरीके से गोल चक्कर लगा रहा हूं, इस तरीके से घूम रहा हूं, घूम सकता हूं। मेरा जो घूमने का रेट है, अगर आप भी इसी तरीके से मेरे चारों तरफ कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर घूमते चले जाओ, आप क्या करो, सर्कुलर पाथ पे आप मूव करते चले जाओ। मैं घूम रहा हूं और आप क्या कर रहे हो मेरे साथ साथ, आप मेरे साथ साथ क्या कर रहे हो, आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो। तो क्या हमेशा आप मुझे मेरे सामने दिखाई दोगे, दिखाई दोगे या नहीं दोगे? तो ऐसे केस में मुझे क्या लगेगा कि अगर मैं अपने रेफरेंस में देखूं तो आप स्टेशनरी हो, हाँ या ना? लगोगे ना, अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूं तो। और सिंपल वे में सोच के देखो, मान लो कि दो लोग जो है ना अलग अलग रेडियस में चक्कर लगा रहे हो, और अलग अलग रेडियस में जो चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगाने का जो ओमेगा है वो सेम है, तो क्या होगा, हमेशा एक पार्टिकल को दूसरा उसके दाएं या बाएं दिखाई देगा, हाँ या ना? मीन्स हमेशा उसके रिस्पेक्ट में उसे वो स्टेशनरी दिखाई देगा। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर अर्थ को ऐसा दिखता है कि हमारे सामने जो सैटेलाइट है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, इसका मतलब है वो अर्थ जितने स्पीड से अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, उतनी ही स्पीड से वो भी, हमारा सैटेलाइट भी जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूमता जा रहा है। इज इट ओके? मैं अभी जैसे घूम रहा था और आप भी सर्कुलर पाथ पे अगर उसी स्पीड से घूम रहे थे तो मुझे आप स्टेशनरी लग रहे थे ना, वैसे ही सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, स्टेशनरी दिखना शुरू हो जाता है। कब स्टेशनरी होता है? जब अर्थ के रोटेशन की स्पीड और उस पर्सन के सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन की स्पीड दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्या ये पार्ट क्लियर है? मैं एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और हम सभी ये बात जानते हैं कि अर्थ को अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। मींस उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा हमारे पास, 24 आवर्स होगा, होगा ना? तो 24 आवर्स को मानते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कर सकते हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो जियो स्टेशनरी बोलने का मतलब क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी का मतलब क्या है, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अर्थ, एंड सिंस टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, दैट्स वाई आप क्या बोलोगे कि हमारे सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 24 आवर्स होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, कौन सा यूज करोगे? T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। आप यहां पे लिखोगे T1 बाई T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 क्यूब, है ना? और यहां से हम T2 की वैल्यू क्या लिख देंगे आराम से, T2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई T1। इज दिस पार्ट इज ओके? और ये R जो है ये ध्यान से लगाना, 6RE कहां से डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस से, और हमेशा हम डिस्टेंस लेते कहां से हैं, अर्थ के सेंटर से। तो ये डिस्टेंस अपने आप कितनी हो जाएगी, 7RE। और दूसरा जो 2.5 दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, 3.5। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज इजी, यू कैन इजीली हैंडल। छोड़ दूं मैं इसे यहीं पे, अब छोड़ दूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां से अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर मैं इस चैप्टर के टॉपिक्स, चैप्टर के रेस्ट ऑफ द थिंग्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके अब यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा लॉ है, पहले तो समझ लेते हैं। इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं M1 और M2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे कुछ
आर के बराबर दे रखी है। आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में ये दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। क्या लगाती हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। मैं यहाँ पे अगर डायग्राम से दिखाना चाहूं तो M1 M2 की तरफ जाने वाला होगा और M2 किधर मूव करने की कोशिश करेगा? M1 की तरफ। मैं इस फोर्स को यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख देता हूं, और ये जो दूसरा फोर्स मुझे दिख रहा है इसे क्या लिख देता हूं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है हमारा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये क्या हो गया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या इन दोनों फोर्स के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही। हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि हमारा जो F12 होने वाला है इसका मैग्नीट्यूड हमारे F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और ये दोनों के दोनों G M1 M2 बाई R स्क्वायर की फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रहे होंगे। इज इट फाइन? क्या कोई मुझे G की वैल्यू बताएगा? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11। आगे देखो, इसका यूनिट देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ले सकते हो ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट होने वाला है। इस फोर्स के बारे में कुछ खास बातें। पहली बात, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होती है। वहां प्रेजेंट किसी भी अदर मीडिया का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता। मींस अगर मैं दो मासेस, मैं अपने और इस पेन के बीच लगने वाले फोर्स की बात करूं, मैं यहाँ एयर में खड़ा हूं या मैं वाटर के अंदर खड़ा होता, दोनों सिचुएशन में मेरे और इसके बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू हमेशा सेम रहती। इज दिस पॉइंट इज ओके? क्लियर है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बोले, और इसका रेंज अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट रेंज है। इनफाइनाइट रेंज ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि डिस्टेंस कम हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, इट इज कंप्लीटली इमेटेरियल। ये फोर्स एक्ट जरूर करेगा, है ना? मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, बट एक्ट जरूर करेगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा, किसको लेकर? इसके मैग्नीट्यूड को लेकर। दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसके डायरेक्शन को लेकर। F12 का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कैप लगा दिया है। कैप के हेल्प से आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। तो मैं यहीं पे इसे छोड़ूं, आगे बढ़ूं। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो आप क्या लिखते? माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और साथ में क्या लगा देते? अगर F12 होता तो F21 कैप, और अगर F21 निकालने वाले होते तो R12 कैप। ठीक है ना? मैं वो भी लिख देता हूं ऐसे, एक तो कम से कम लिख ही देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे F12 लिखने जाता, इट इज माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और साथ में क्या लगा दिया? देखो यहाँ माइनस साइन पहले लगा दिया है तो R12 ही लिख दिया। अगर ये माइनस नहीं लगाते तो यहाँ क्या लिखते? R21 कैप लिखते। ठीक है ना? ऐसे ही F21 की भी बात करते हैं। ऐसे में F21 लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ R21 लिखता। माइनस साइन लगाने के बाद माइनस नहीं होता तो क्या कर देते? उसी को उल्टा करके R21 बना देते। डन है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। अर्थ जो है ना, मून से जिस फोर्स, अर्थ जो है मून को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स इनमें से किसके बराबर होने वाला है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? इज इक्वल टू फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं सोच लेना कि अर्थ मून को जो है, अर्थ बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगा के खींच रहा होगा, मून छोटा है तो वो अर्थ को कम फोर्स से खींच रहा होगा। बड़ा या छोटा मायने ही नहीं रखता। कोई भी बड़ा हो, कोई भी छोटा हो, नहीं मैटर करता, क्योंकि उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा क्या है? इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। डन है? क्लियर है? ओके, तो चलो फिर आगे की बात करना शुरू करते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं कि अगर मान लो दो मासेस ना होकर दो से ज्यादा मासेस दी हुई हो, तो वैसे केस में आप उसे सिस्टम ऑफ मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, सिस्टम ऑफ मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे केस में हम नेट फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हमारा मास m1 है, मैं उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहता हूं, तो हाउ आई विल कैलकुलेट दैट नेट फोर्स। ठीक है, यहां पे अभी हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, हो सकता है कि इसकी जगह पर कभी आप स्क्वायर ले लो, कभी आप हेक्सागन ले लो, पेंटागन ले लो, डजंट मैटर। हम लोगों को देखना क्या होगा, एक किसी मास को हम फिक्स करेंगे, उसके ऊपर बाकी दोनों मासेस के कारण लगने वाले फोर्सेस को निकालेंगे। और हम सभी वेक्टर जानते हैं ना, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक पॉइंट पे 3-4 फोर्सेस लग रही हैं, मैं उन सबका वेक्टर सम कर दूं तो क्या मुझे नेट फोर्स नहीं मिल जाएगा? से यस और नो, मिलेगा ना। तो हम वही नेट फोर्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये? तो अगर किसी भी एक मास की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 5-10 फोर्सेस लग रही हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे? उनका वेक्टर सम कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। डन है? यहां पे अब हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखा जाए कैसे होगा सॉल्व। मान लो ये जो मास मुझे m दिख रहा है ना, इसको मैं अपना फिक्स्ड मास मान लेता हूं और मैं बाकियों के कारण इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखता हूं। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट मास है, ये हमारे पास हमारा सेकेंड मास है, और इस मास को अभी हम थर्ड मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस थर्ड मास पे पहले के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और सिंस ये सेंट्रल फोर्स है तो क्या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होगा? से यस और नो। डायरेक्शन आप ऑलरेडी दिखा चुके हो। यहाँ दूसरे फोर्स को देखें F2, तो क्या ये 2 और 3 को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होना है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड को देखते हैं। यहां पे मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को लिखता हूं बेटा। मैं लिख रहा हूं F1, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं F2। और जानते हो दोनों को इक्वल पहले ही क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मासेस कैसे हैं, सेम है, और हमारी डिस्टेंस भी जो हमें दी गई है वो भी कैसी है, सेम है। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो मैग्नीट्यूड जो हमारे फोर्स का होगा क्या वो सेम होगा? ऐसा कहने में कोई परेशानी है? मैं इस फोर्स को यहाँ पे F का नाम दे देता हूं, बाद में फाइनल आंसर में मैं इस F को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है? फायदा क्या है ये समझाता हूं। अगर मैं एक पॉइंट पे लगने वाले इन दोनों फोर्सेस को देखूं, तो ये फोर्सेस एक दूसरे पर 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही है। क्या मैं इसका नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर है यस। क्यों नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? हम बोलेंगे हमारा जो F नेट होगा, दिस F नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 के इक्वल होगा। और बच्चों cos 60 कितना होता है? 1/2। क्या 2 से 2 को कैंसिल कर लोगे? और F1 F2 को F स्क्वायर लिखा, तो क्या ये तीनों टर्म्स F स्क्वायर बन जाएंगे क्या? और तीनों F स्क्वायर बन गए तो क्या आप आंसर में इसे √3F कह सकते हो? F की जगह आपको क्या लिखना है? gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट √3 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज आवर आंसर। डन है बच्चों? यस नो बोल दो। क्लियर सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर हमने समझ लिया है तो यहां से फिर हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमारे इस लाइन को मैं अभी ए बी लाइन मान लेता हूं, इस ए बी लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 150 डिग्री का और नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का। कह सकते हो ये फोर्सेस अगर बराबर हैं तो क्या इसका नेट फोर्स जो होगा वो इसके बाइसेक्टर लाइन के अलोंग होगा, और बाइसेक्टर लाइन क्या 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? ये जो हमारा लाइन है ये क्या हमारा एफ नेट का लाइन होगा? अब आप बताओ ये जो एंगल फॉर्म हुआ क्या ये 30 डिग्री है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से है ना, पॉजिटिव से अगर मैं देखूं तो यही एंगल कितना बन जाएगा? 150 डिग्री का। क्या ये भी क्लियरिटी है? डन?
चलो फिर तो यहाँ से अब मैं आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर आता हूँ। नेक्स्ट है बेटा, फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया 2 पॉइंट मासेस दिया गया है। एक मास मेरे पास m है और दूसरा मास यहीं पे जो है उसे आप क्या बोल रहे हो, nm का नाम दे रहे हो। दोनों d डिस्टेंस पर एक दूसरे से एक ही लाइन पर रखी हुई है। द थर्ड पॉइंट मास m0 is to be placed, देखो यहाँ 2 के जगह t ही रह गया है, is to be placed at a point on line such that the net gravitational force on it is equal to 0। मुझे बताना है कि उस थर्ड मास को मैं किस जगह पर प्लेस करूं जिससे हमारा जो नेट फोर्स लग रहा हो, है ना, वो जो नेट फोर्स लग रहा हो वो क्या हो जाए, m0 पे 0 के बराबर हो जाए। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना, तो आप लोग तुरंत आंसर खुद से बताने लगोगे कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। देखो ये मेरे पास फर्स्ट मास m है और यहां मैंने एक दूसरा मास nm रखा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली गई है, d के इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बोला गया मुझे एक m0 को प्लेस करना है। मान लो ये m0 मैंने यहां प्लेस कर लिया, दिस इज अज्यूम्ड पॉइंट, है ना, मैंने अभी माना है, ऐसा नहीं है कि यहीं कहीं पे है, यहां पे है ऐसा मैंने मान लिया। और इस डिस्टेंस को मैंने अभी x मान लिया है, यही x आपसे पूछा गया है। आप बताओ अगर इसकी एक से डिस्टेंस x के बराबर है तो दूसरे वाले से डिस्टेंस अपने आप कितनी होगी, d माइनस एक्स होगी क्या, बहुत अच्छे। अब मुझे बोला गया कि इस m0 पे लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 है ना। और एक अगर लेफ्टवर्ड लग रहा होगा तो दूसरे को किधर लगना होगा, राइटवर्ड लगना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे भी दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, पहले इस मास को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। क्या F1 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा और F2 को क्या मैं राइटवर्ड दिखा सकता हूँ, से यस और नो। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं हमारा F1 जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, F2 के। तभी जाकर मैं आपके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा हूं, आपका एक फ्रेंड दूसरी डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा रहा है, तभी तो आपके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है ना। अदरवाइज मान लो मैं 12 लगा रहा होता तो आप मेरी तरफ मूव करने लगते, अगर 12 आपका फ्रेंड लगा रहा होता तो आप उसकी तरफ मूव करने लगते। एम आई करेक्ट? आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहे, क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना ये। तो मुझे इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है। मैं बैलेंस कर देता हूं, मैं लिखता हूं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जी एम मल्टीप्लाइड बाई एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एन टाइम्स ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई एम नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट फाइन? जी एम एम नॉट, क्या ये दोनों साइड आपको दिखाई दे रही हैं? आई एम रिमूविंग देम, मैं इस जी एम और एम नॉट को हटा देता हूं एंड रीअरेंजिंग द अदर्स, मैं बाकियों को रीअरेंज करता हूं। सो इट इज डी माइनस एक्स बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट डी माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एन। क्या अब इसे रीअरेंज करना बहुत मुश्किल है? रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी d डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एन, और यही हमारा आंसर होगा। क्या ये याद भी रख सकते हैं? सो इसे एज अ रिजल्ट आप सभी को याद भी रखना चाहिए। क्या करना है आपको? एज अ रिजल्ट इसे याद भी रखना है। अब सोच के देखो, मान लो यहां पे ये मास 1 kg था और ये मास 4 kg है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 बाई 1 that is equal to 4, say yes or no? नहीं, हमें क्या करना है बेटा, n का हमेशा ध्यान रखना है, n is nothing but m2 divided by m1। और अगर आपको ये याद रहता है तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। अगर हमारा m2 और m1 का रेशियो 4 है तो रूट n इज इक्वल टू 2, अगर 9 है तो रूट n इज इक्वल टू 3, अगर मान लो 9/4 है तो रूट n इज इक्वल टू 3/2। आप आसानी से वो वैल्यू को यहाँ पे डालकर अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इज इट फाइन विथ एवरीवन? हाँ बोलो। F1 इज इक्वल टू नेगेटिव, हमने बेटा वेक्टर साइन लगाया नहीं था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बट अगर फिर भी हो गए हो तो आप बेटा यहाँ पे वेक्टर साइन लगा के मॉड लगा लो, है ना।
अब तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शंस ले लिए थे ना, और वो जो आपका नेगेटिव साइन है वो क्या बताने के काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है। आपने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया है, इसलिए आपको और कुछ लिखने की नीड थी नहीं। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन आप दिखा चुके थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। आप यहाँ स्टार मार्क लगा लो, एंड इट इज टू बी रिमेंबर्ड, है ना, ये हमें याद होना चाहिए। और ये डिस्टेंस हमेशा ली किससे गई है बेटा? दिस डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम स्मॉल मास। जिस मास को हमने छोटा माना है, हम इसे उस जगह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बात भी हमें याद होनी चाहिए। तो मैं बढ़ जाऊं यहां से आगे। कोई क्या बेटा? बड़े से करोगे तो आपको d माइनस एक्स लिखना होगा। कर तो सकते ही है, करने के लिए तो किसी ने रोका नहीं। आप ये बताओ, अगर दो चीजों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर दी गई है, मैंने एक जगह से 3 मीटर बोल दिया, तो क्या दूसरा आप नहीं बता पाओगे? मुझे बताओगे? अभी मैंने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, दिस फॉर्मूला इज फॉर स्मॉल मास, ये याद रखना है, अदरवाइज गलती कर जाओगे। अब अभी हमसे पूछा जाता है एनएम से, और मैं एक्स निकाल के बताता, तो क्या गलत होता या नहीं होता? होता ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। हमें एक रॉड दे दिया गया, मान लो ये पेन है, रॉड है, इससे डिस्टेंस पर एक मास रख दिया गया। मुझसे बोला गया कि इस मास पे, इस रॉड के कारण, या इस रॉड पे इस मास के कारण क्या फोर्स लग रहा होगा, ये हमें निकाल कर बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? मुझे क्या बोला गया? रॉड है, मास है, रॉड पे मास के कारण और मास पे रॉड के कारण क्या फोर्स लगेगा, ये हमें निकाल कर बताना है। कैसे बताएंगे ये अभी हम सीखते हैं यहाँ। ठीक है, कभी कभी मन में आता है कि अभी जस्ट रोटेशन पढ़ा है सर, सेंटर ऑफ मास पढ़ा ही है, लगा देते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। फील आता है कभी कभी क्या? लेकिन यहां पे अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो आंसर करेक्ट आएगा नहीं। जानते हो क्यों नहीं आएगा? यहां पे हम लोग, यहां जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो सेंटर ऑफ मास पे, तो आप कोई सीधे सीधे एफ फोर्स लगाते हो, उस पूरी बॉडी पे एफ फोर्स लगाते हो, वेरिएबल नहीं, एक तरीके से कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लगाते हो और आप आंसर निकाल लेते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे और इंटीग्रेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले सारी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि हमारा ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने लिया है। ये रॉड हमारे पास कैपिटल एम मास का है और इसकी लेंथ कितनी दी गई है? एल के इक्वल दी गई है। तो ये लेंथ मेरे पास एल के बराबर गिवन है। अब मैं इसके आंसर तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, है ना? मुझे इसके आंसर तक पहुंचना है, एंड कैसे पहुंचना है इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इस छोटे वाले मास से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ dx कंसीडर कर लेता। क्या इस dx का मास हमें पता है? बोलेंगे हाँ। इसे हम dm लिखेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx। क्या यही होगा? होगा ना? तो आपको मास पता चल गया। तो एक छोटा सा मास यहाँ पे जो dm है ये आपको पता चल गया। इस dm के कारण इस m पे लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। ऐसे जितने भी dm है उन सभी dm के कारण इस m पे फोर्स लग रहा होगा, और सब अट्रैक्टिव फोर्स ही लगा रहे होंगे ना, सब टुवर्ड्स लेफ्ट ही लगा रहे होंगे ना। तो क्या आप नेट मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो? नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आपका? उसको इंटीग्रेट करके। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इंटीग्रेट इसलिए कर पा रहे हैं कि फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहे होते तो आप इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे अब लिखता हूं सबसे पहले df इज इक्वल टू g इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई dm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने में दिक्कत थी? इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आंसर आएगा? f यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, इसलिए आप इसे इंटीग्रेट कर पा रहे हो। और मैग्नीट्यूड क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि सभी के सभी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। लिमिट्स मुझे डालना है। आप बताओ शुरुआत में जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? एट अ डिस्टेंस a। ये डिस्टेंस मुझे a दी गई है, तो स्टार्ट हम a डिस्टेंस से करेंगे और फाइनली किस डिस्टेंस तक जाएंगे?
ए प्लस एल तक जाएंगे। तो लिमिट्स में स्टार्ट करूंगा यहाँ ए से और इसे लेकर जाऊंगा मैं ए प्लस एल तक। क्या यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए? अब ये आप निकाल लोगे या मुझे करना है बच्चों? कर लोगे ना? इंटीग्रेशन हो जाएगा आपसे। डीएम के जगह क्या लिखोगे? इट इज एम बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट इसे करेंगे ए से लेकर ए प्लस एल तक। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। क्या होता है? माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। मैं अगर उस माइनस को बाहर ले लूं तो हमें यही वैल्यू मिलने वाली है। अब मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, इससे आगे अब आप कर सकते हो। कर लोगे? मैं बढ़ जाऊं आगे? कुछ तो बोल दो। मैंने अब तो इंटीग्रेट भी कर दिया और लिमिट्स भी डाल दिए। अब लिमिट्स को बस आपको डालकर क्या करना है? एक नॉर्मल सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं बेटा। मैं आपको लेकर आता हूं अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। देखो, अगर कोई भी मास रखा हुआ है, वो मास अपने कारण एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा मास आए तो वो क्या फील करता है? वो एक फोर्स फील करना स्टार्ट करता है ना? तो वो रीजन, वो जोन, जिस जोन में कोई दूसरा मास जब इंटर करे और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए तो उसे आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हो। यही ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अर्थ के द्वारा लगाई जाती है तो उसे आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और उसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी नाम देते हो। तो दिस जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। आप पहला पॉइंट अपने दिमाग में सेट रखना। ये क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, और किसके कारण है? ड्यू टू अर्थ है। पहला पॉइंट क्लियर? दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसे निकालेंगे कैसे? तो मान लो ये मुझे अर्थ गिवन है, यहां मैंने अर्थ ले लिया। अर्थ का मास मुझे me दिया गया है, दिस इज मास ऑफ अर्थ। देन मुझे इसके रेडियस के बारे में बता दिया गया, इट्स रेडियस इज RE। RE इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं अर्थ से किसी r डिस्टेंस पर यहां कहीं पर फील्ड निकालने की बात कर रहा हूं। मैं यहां कहीं पे फील्ड की बात कर रहा हूं। चलो कोई नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं मान लो कि इसके सरफेस पे भी बात कर रहा होता, तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्मूले को कैसे लिखते? तो आप क्या करते? आप यही मानते ना कि यहाँ पे कोई m0 मास रखा हुआ है, उस m0 पे हमने फोर्स निकाल लिया, और फोर्स को उसके मास से जैसे ही डिवाइड किया हमें क्या मिल जाएगा? क्या वैसे ही हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा? आप याद करके देखो ना, आप F इज इक्वल टू mg लिखते हो, F को m से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? g मिलेगा। तो जिस मास पे आप फोर्स लगा के देख रहे हो, उस मास से उस फोर्स को डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दोगे। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो आप लिख लेना I इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m, वेयर I इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड F एंड m के बारे में हम समझ ही रहे। अब उसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि हमारा जो यहाँ पे G होने वाला है, इट शुड बी इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर होगा। क्या आप अग्री करते हो? मैंने बोला ना कि इस R को हम लोग क्या मान रहे हैं? इट इज वेरिएबल, एंड दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग कि हमारा R जो है वो किसके बराबर है? RE के बराबर है, और मैं लिख रहा हूं। तो हमारे G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GME बाई RE स्क्वायर। क्यों होगा? पहले फिर से लॉजिक समझाता हूं। एक मास m होता है और अर्थ है me है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होता है उसे आप क्या लिखते हैं? G इंटू me मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही लिखते हैं ना? m से डिवाइड करोगे तो m से m क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। और अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? क्या GME बाई RE स्क्वायर आएगा? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पे देख के कंफ्यूज हो रहे हो, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन मत लो। मैं लिख रहा हूं बेटा F ग्रेविटेशन इन दिस केस इट इज इक्वल टू GME इंटू m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहां से मैंने लिखा G इज नथिंग बट FG डिवाइडेड बाई m, तो एक m कैंसिल होगा ना, ये क्या बन जाएगा? GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या अब अग्री करते हो?
करते हो? मैं यहां लिखता हूं इफ R इज इक्वल टू आर ई। आर क्या है मेरा? अगर आर ई के बराबर है, आर अगर किसके बराबर है? आर ई के बराबर है, तो मैं इसी जी को यहां पे जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर लिख सकता हूं ना। यही हमारा फॉर्मूला होगा बेटा जी का। इज दिस पार्ट इज ओके? तो ये है हमारा जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहीं पे रुकना नहीं है, प्लीज बोर्ड पे देखना है। अगर मुझे अर्थ का मास न देकर डेंसिटी दे दिया जाता है, मुझे मास नहीं दिया गया, मुझे क्या दिया गया? डेंसिटी। मुझे बोला गया रो ई इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ की मुझे डेंसिटी दे दी गई होती तो मैं कैसे सॉल्व करता क्वेश्चन को? तो अगर एग्जैक्टली बेटा, मैं ऐसे केस में यहां पे मास को क्या लिखता? इट इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। क्या ऐसा ही लिखता? और इसे अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या सिंप्लीफाई करने के बाद एक जो आंसर आएगा आपके पास वो कुछ ऐसा होगा क्या? देखो तो 4/3 पाई देन रो ई इंटू जी इंटू आर ई स्क्वायर। क्या ये भी लिखने में कोई दिक्कत है? तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए बेटा, आर ई स्क्वायर नहीं आर ई होना चाहिए एक्चुअली, है ना? आर ई होना चाहिए यहां। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई जी रो ई इंटू आर ई। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, हमें याद रखने चाहिए, ठीक है? तो यहां पे बेटा इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस फॉर्मूले को हम लोग आगे से याद रखेंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिठा के रखना है दिमाग में। आगे बढ़ाता हूं मैं, ध्यान से देखते हैं बेटा। अगर मैं यहीं पे, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? अगर मैं इस जगह पर कुछ बोल रहे हो, जल्दी बोलो। नहीं, अगर मैं इसे जी को, जी के बारे में बात करूं और हाइट से वेरिएशन की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं यहां पे अर्थ लेता, सॉरी, मैं यहां पे बोलता है कि ये अर्थ दिया हुआ है मुझे और मैं यहां से किसी एच हाइट की बात कर रहा हूं। ये लेंथ मेरे पास आर ई के इक्वल है ही, ये मेरे पास एच के बराबर मुझे दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं इस किसी पी पॉइंट के बारे में, ठीक है? मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू अस, इट इज इक्वल टू एम ई। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। हाइट पे का मतलब यही हुआ ना? तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता तो क्या लिखता? जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर के जगह क्या आप आर ई प्लस एच लिख सकते थे? अगर आप यहां पे आर ई प्लस एच लिखते तो यही बन जाता है जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसी भी हाइट पे लगने वाला जी का फॉर्मूला है। एंड द बेस्ट थिंग इज, जब आप इसे बाइनोमियली क्या करते हो? एक्सपेंड करते हो और ऐसे किसी एच के वैल्यू की बात करते हो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। एच क्या है हमारे पास? एच अगर बहुत ही ज्यादा छोटा है किससे? आर ई से, तो वैसे केस में आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद जो फॉर्मूला लिखते हो वो होता है आपके पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई। और इसे तो आप स्मॉल जी कह सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा स्मॉल जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। क्या ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं बच्चों? आपको अभी जस्ट मैंने समझाया, पहला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया, कहीं भी लगा लोगे। दूसरा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हो गया? स्पेसिफिक फॉर्मूला। हर जगह नहीं लगेगा, तब लगेगा जब h की वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। इज दिस पॉइंट इज ओके? क्या बेटा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा बेटा। अब वो एक बार मैथमेटिकली एक्सपेंड कर लेना, ठीक है? तो डेरिवेशन नहीं कर रहे थे इससे मैंने किया नहीं। आप ये दोनों फॉर्मूले लेकिन याद रखना। आगे की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसा हो रहा है। तो बच्चों फिर से बोर्ड पे देखो, इस बार हमारे पास मान लो ये अर्थ गिवन है और मैं अंदर के किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये हमारे पास डेप्थ का कोई पॉइंट है जहां पे हम डी डेप्थ की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास पी पॉइंट है हमारा और ये हम ओ यहां पे ले चुके हैं।
आप बताओ अगर मुझे यहाँ फील्ड लिखना होता तो क्या मैं इस सेकेंड वाले फॉर्मूले को प्रेफर करता? इजी था ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर ई लिखा हुआ था, मैं इसे आर ई माइनस डी कर दूं तो क्या आराम से आर लेंथ मुझे मिल जानी है। तो मैं इस दूसरे वाले फॉर्मूले को प्रेफर करता और मैं लिखता कि ये हमारे पास अगर पी पॉइंट है तो इस बार जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी इंटू रो ई आर ई माइनस डी के इक्वल होना है क्या? और अगर मैं यहां से स्मॉल जी को कॉमन निकाल लूं तो क्या हमारे पास जी 1 माइनस डी बाई आर ई का फॉर्मूला मिलेगा क्या? ये फॉर्मूला हर जगह लगने वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप हर जगह लगा सकते हो। बट इस फॉर्मूले में लगाते समय ध्यान रखना है, ज्यादा हाइट हो तो यहाँ पे हम आर ई प्लस एच की बात करेंगे, अगर हमारे पास कम हाइट हो तो वैसे केस में हम लोग 1 माइनस 2h बाई आर वाले अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, डन है दोनों? फर्क दोनों में समझ आया? हाइट में 100 मीटर गए हो और डेप्थ में 100 मीटर गए हो, कहां पे जी ज्यादा चेंज हो जाएगा? हाइट पे, क्योंकि वहां पे 2h का क्वोशेंट दिख रहा है ना, डबल चेंज हमें देखने को मिलेगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हमारे अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, अर्थ क्या कर रहा है? अपने ही एक्सिस के अबाउट किसी ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, तो क्या इसका फर्क भी जी की वैल्यू पे पड़ता है? तो आंसर है यस। हम लोग अगर यहां से किसी एक पॉइंट P को लोकेट कर लें और बोलें ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू लैम्डा, और इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? लैटिट्यूड का नाम दे रहे हैं। आप इसे क्या नाम दे रहे हो बेटा? लैटिट्यूड का नाम दे रहे हो। तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिया गया है तो ऐसे केस में हमारा जो जी का फॉर्मूला होता है, दिस जी इज इक्वल टू, बच्चों प्लीज आपस में आप बात करोगे अच्छा नहीं है, यहां कंसंट्रेट करो। मैं यहां पे बात कर रहा हूं जी पी की, ध्यान से देखते हैं इस जी पी को। जी पी इज इक्वल टू, किसी को याद हो तो बताओ, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। इससे हम 2 पॉइंट्स और बता सकते हैं। अगर मैं जी पोल की बात करूं तो पोल पे क्या लैम्डा की वैल्यू जो होनी है ये 90 डिग्री हो जानी है, तो कॉस लैम्डा 0 हो जाएगा ना, तो जी पोल पे आपको जी की वैल्यू जी के बराबर ही मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे जी इक्वेटर की बात करें, यहाँ पे हम किसकी बात करें? इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या होगा बच्चों? लैम्डा की वैल्यू क्या 90 डिग्री होगी? 90 होगी कि 0 होगी? इस बार 0 होगी ना, इस बार 0 होगी ना। इक्वेटर पे ये लैम्डा क्या होगा? 0। कॉस लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड इफ कॉस लैम्डा इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये भी क्लियर है? तो ये हमें याद रखना होगा, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, पोल पे क्या है? ज्यादा है। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अब ये एक क्वेश्चन है, मैं ये कराऊं या अब आपको ये दे दूं बनाने के लिए? कर लोगे ना? क्या इससे पहले भी एक क्वेश्चन था? अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बेटा आप लोगों ने फील्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना। हम क्या बोलते हैं कि अर्थ, अगर हम कोई सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो हमारा फील्ड है वो कैसे कैसे वेरी करता है? लीनियरली, है ना, लीनियरली। और बाहर जैसे ही निकलता है क्या उसकी प्रोपोर्शनलिटी 1/r² पे हो जाती है? वहां और यहां ये सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर ये सिमिलरिटी है तो हम लोग यहाँ पे आंसर कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे बच्चों? सीधे सीधे हम लोग सी कर लेंगे। इनिशियली बोलेंगे कि हमारा जो g है इट इज प्रोपोर्शनल टू r, एंड हियर g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आप याद भी रख लेना बच्चों, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है या मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है जिससे आप इसे रिलेट करके बहुत आराम से समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख सकते, मैंने शुरू में ही बोला ना कि जो फॉर्मूले वहां थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ भी लिखे जा सकते हैं, एज इट इज आ सकते हैं, ठीक है।
अगर फॉर्मूले को याद रखने की कोई बात हो तो आप याद रखना, इट इज G इज इक्वल टू GMR डिवाइडेड बाई R³ अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं तो, और अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं इट इज GM डिवाइडेड बाई R²। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे आप इस आंसर को टिक कर रहे हो। ये क्वेश्चन मैं कराऊं या छोड़ दूं? मैं छोड़ने वाला हूं, मैं नहीं करा रहा। कराऊं? हाइट 1 किलोमीटर है तो नीचे डेप्थ कितनी होनी चाहिए? सेम के लिए, सेम ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। अभी जस्ट सीखा था ना हमने, 2H और D था ना, तो यहां पे भी वही 2H और D वाला फंडा लगाओगे। डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा? अब ये अब आप ढूंढ लेना, है ना। अब हिंट काफी दे दिया मैंने। 2H और D इन दोनों को बराबर करना है ना। H की वैल्यू दे रखी है तो D नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। चलो क्या आएगा? 1 की जगह आ जाएगा 2, है ना। चलो यहां आते हैं। द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ इट्स इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। इफ G is the acceleration due to gravity on the surface of earth, then acceleration due to gravity on the surface of planet is। तो देखो G का फॉर्मूला मैं क्या लिखूं? G अर्थ के लिए लिखता हूं मैं 4/3 पाई इंटू G इंटू रो ई इंटू आर ई। क्या लिखने में दिक्कत है? और G अगर उस प्लैनेट पे लिखना चाहूं तो इट इज 4/3 पाई इंटू G रो प्लैनेट इंटू आर प्लैनेट। क्या इन दोनों का रेशियो आपको नहीं दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है तो क्या आपको G का वैल्यू निकालने में कोई फर्क आएगा? और अगर नहीं आया तो क्या उसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे? मैं इन दोनों का रेशियो लिखता तो मैं लिखता GE डिवाइडेड बाई GP इज इक्वल टू रो ई इंटू आर ई डिवाइडेड बाई रो पी इंटू आर पी। अब मैं नहीं कर रहा, अब आप करोगे। करोगे या नहीं करोगे? आप कर लोगे। तो डेंसिटी और रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है। अगर वो हमें दिया हुआ है हम आसानी से G की वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं G आ गई तो क्या हम आराम से वहां पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? मास इंटू G करके। आते हैं यहां से नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनते हैं समझते हैं इसे। प्लीज थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे देखते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। इस पेज में मैं काफी कुछ लिखने वाला हूं, तो यहां पे जितने पॉइंट्स आएंगे सब अच्छे से आप नोट करते चलना। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कुछ r के बराबर दे रखा है, तो मुझसे अगर कोई इस केस में u सिस्टम की वैल्यू पूछता है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम बना है इस सिस्टम में u की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit mass, not unit mass, bringing a mass from infinity up to distance r in the influence of other mass। मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैं एक मास m को इंफिनिटी से लेकर किसी r डिस्टेंस तक लेकर आ रहा हूं। किसके इन्फ्लुएंस में? किसी दूसरे मास के इन्फ्लुएंस में। तो वैसे केस में जो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ता है उसी को आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। यहां तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ना, खुद मास दूसरे मास को खींच रही होगी ना, तो वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा वो कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना होगा या नेगेटिव करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। मास तो खुद खींची आ रही होगी ना, आप उसे होल्ड करोगे, आप उसे पकड़ के रखना चाहोगे, पकड़ के रखोगे कि वो जल्दी से पास में ना जाए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव इन दिस केस, एंड सिंस इट इज नेगेटिव द फॉर्मूला फॉर यू सिस्टम इज ऑल्सो नेगेटिव। और यहां वैल्यू आएगी आपके पास माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r के बराबर। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप करोगे सिंपल वे में f एक्सटर्नल इंटू डी आर, और इंटीग्रेट करोगे इसको कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर r तक। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। डन है क्या बच्चों? पहला फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप सभी को, कहीं पे किसी तरह के भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहां से आते हैं दूसरे पार्ट पे। मैं बात करता हूं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अभी मैंने किसकी बात की? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखता हूं और इसे V से रिप्रेजेंट करता हूं, क्या फर्क होना चाहिए? अभी आप किसको लेकर आ रहे थे? एक मास m को लेकर आ रहे थे। अगर इस m के जगह पर आप यूनिट मास को लेकर आओ, आप किसको लेकर आओ?
आप यूनिट मास को लेकर आओ, तो ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी उसे आप क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम दोगे। तो यहाँ पे जो आपके V का फॉर्मूला होगा, दिस V इज इक्वल टू, V क्या होना चाहिए बच्चों, दिस V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई M। क्लियर है ये? तो जैसे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन बनना चाहिए, आप m मास को लाए तो पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट मास को लाए तो पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल में m को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को m से डिवाइड कर दोगे तो क्या पोटेंशियल मिल जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। यहां से आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि अगर हम लोग f के रिलेशन को डिस्कस करें तो यहाँ पे f को हम लोग डेल यू बाई डेल आर कहते हैं। ये शायद मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, पढ़ा चुका हूं ना। इसे आप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वो थर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक का मतलब समझते हो ना, सबसे ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की और उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर मान लो एक मास है, एक मास को मुझे किसी आइसोलेटेड सिस्टम में लेकर जाना है तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा क्या। आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई फोर्स है वहां पे, है ही नहीं, मुझे कोई काम करने की नीड ही नहीं है, इसलिए सिस्टम में कोई एनर्जी नहीं आएगी। बट जैसे ही दूसरा मास अब उसी जगह पर मैं लेकर जाऊं, क्या होगा, क्या एक मास वहां प्रेजेंट है जो कि उसे इधर अट्रैक्ट और रिपेल तो यहां होगा ही नहीं, उससे अट्रैक्ट कर रहा होगा, कह सकते हो। तो अब एक सिस्टम में क्या हो गई, एनर्जी वहां पे डेवलप हुई। क्यों हुई, क्योंकि वहां पे दूसरा मास आया जो कि पहले के इन्फ्लुएंस में आया। अब मैं तीसरा मास लेके आऊं तो उसे अट्रैक्ट करने वाले कितने मासेस हैं वहां, दो हैं, m1 भी है और m2 भी है। तो एक m1 के कारण भी एनर्जी आएगी और एक दूसरी m2 के कारण भी एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो अब सिस्टम में कितनी एनर्जी हो गई, पहला m1 m2 के इंटरेक्शन से, दूसरा m1 m3 के इंटरेक्शन से और तीसरा m2 और m3 के इंटरेक्शन से। तीन एनर्जीज आएंगी ना, तो तीन टर्म्स आपको यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे। आई एम राइटिंग ऑल द थ्री, मैं उन तीनों को एक एक करके लिख रहा हूं बेटा। एक सिस्टम में मान ले रहा हूं, मान लो कि एक मेरे पास सिस्टम है कुछ इस तरीके का जो मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पे कुछ मासेस रखी हुई हैं जो कि आप लेकर आए हो। यहाँ पे ये r2 डिस्टेंस पर है, ये r1 पे है और ये क्या है, r3 पे है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आई विल राइट यू सिस्टम इन दिस केस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाई, देखो तो m1 m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, r3, माइनस जी m1 m3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r2। और थर्ड में अगर यहां पे बात करूं तो थर्ड आप क्या लिखोगे बेटा, जी m2 m3 लिखोगे ना। पहला किसके किसके बीच का इंटरेक्शन, m1 m2, दूसरा किसके बीच का इंटरेक्शन, m1 m3, तीसरा किसके किसके बीच का इंटरेक्शन, m2 m3, और यहां पे हम लोग r1 लिख देंगे क्योंकि वही इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर ये तीनों के तीनों मासेस सेम होती और ये डिस्टेंसेस इक्वल होते तो क्या इसे आप माइनस ऑफ 3gms² बाई a लिख पाते, से यस और नो, है ना। क्या ऐसा समझने में आपको कोई दिक्कत है। अगर चार मेरे पास मासेस मुझे लेकर आनी हो तो कितने टर्म्स यहां पे हो जाने चाहिए, 4 या 6। पहले दो के कारण एक इंटरैक्टिव, जब तीसरा आया तो दो बढ़ गए ना। अब जब चौथा आएगा तो m1 के कारण भी, m2 के कारण भी और m3 के कारण भी होगा ना, होगा या नहीं होगा। तो तीन टर्म्स तो पहले से थे, तीन और हो गए, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 6। ये बात अपने दिमाग में सेट रहनी चाहिए। बढ़ जाऊं आगे, चलो फिर तो यहां से आगे आते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस r ऑफ अर्थ
द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, क्या होगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान वाला हो गया, ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। जो अभी मैंने आपको बातें बताई कि एक से ज्यादा मासेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिंपल क्या हो गया कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो एनर्जी कितनी थी, ऊपर चला गया तो एनर्जी कितनी है, सब्ट्रैक्ट करो और आंसर कोट कर दो। एम आई राइट और नॉट, है ना। तो यही काम यहाँ पे करना है। आप यहाँ लिखोगे कि हमारा u इनिशियल था कितना, सो u इनिशियल इज माइनस ऑफ जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थी? कुछ तो बोलो। अर्थ के सरफेस पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बेटा यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, मैं पीछे के पेज पे जा रहा हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सुन लो इसको ध्यान से, दिमाग में बिठा लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ v ड्यू टू अर्थ, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ की। हमारे पास मान लो ये अर्थ गिवन है, इसका रेडियस मुझे कुछ आर ई के इक्वल दिया हुआ है, मास इसका मुझे एम ई के बराबर दे रखा है, ठीक है। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसके कारण जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे कोट करना है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कोट करता, अगर मैं V इनसाइड की बात करूं, V इनसाइड की, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। इट इज माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। gm माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। r है क्या यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। ये वैल्यू हमेशा बदलती रहनी है। और कैपिटल R E आपका क्या है, या R क्या है जिसको यहाँ पे आप R से लिख रहे हो, या R क्या है आपका रेडियस है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियरिटी है? अब सोच के देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से V सेंटर की बात करता तो सेंटर पे क्या आंसर आना चाहिए था, सेंटर पे क्या इस R की वैल्यू को मैं 0 ले सकता था, और R 0 लेता तो हमारे पास आंसर क्या आता, माइनस ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई 2r, यही आता ना। यहीं पे अगर मैं V सरफेस कंसीडर करता तो सरफेस पे क्या हमारे पास R की वैल्यू कैपिटल R के ही बराबर है। तो अगर मैं यहाँ कैपिटल R पुट कर दूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड यू विल गेट माइनस ऑफ gm बाई r। तो अगर आप इसे याद रख पाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रखना। आउटसाइड के लिए कोई चेंज नहीं है बेटा, V आउट की बात करो ना तो कोई चेंज नहीं है। इट इज माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाई r, सॉरी स्मॉल r। यही था और यही है भी, इसमें किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आया है। डन है। तो ये याद रखना ऐसा है कि ये डेराइव भी किया जा सकता था, बट सिंस वी डू नॉट हैव सो मच टाइम, सो मैं डेराइव नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं यहां से बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। u इनिशियल माइनस ऑफ gme m डिवाइडेड बाई r, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। अब इसे लेकर कहां गए हो, अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस के डबल के बराबर, है ना, हाइट पे ले गए हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, क्या 3r हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे u फाइनल कोट करना चाहूं तो आई विल राइट u फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ gme इंटू एम डिवाइडेड बाई 3r। नाउ डेल्टा u क्या आपके लिए निकालना मुश्किल है, बताओ। पहले एनर्जी 10 थी, अब मान लो 20 हो गई, मैं फाइनल में से इनिशियल को घटा दूं तो क्या मुझे यहाँ पे वो वर्क मिल जाएगा जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, और यू कैन राइट gme इंटू एम डिवाइडेड बाई r 1 माइनस 1 बाई 3, एंड दैट इज इक्वल टू 2 gme इंटू एम डिवाइडेड बाई 3r। डन है बच्चों। आप बोलोगे सर आंसर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। बेटा हम सभी आज ही सीखे हैं ना, हमारा स्मॉल g किसके बराबर है, gme डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के, है ना। तो यहां से क्या आप g इंटू आर को gme डिवाइडेड बाई r नहीं लिख सकते हो, आप रिप्लेस कर लेना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। डन, से यस और नो। डन है सभी का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया है। ये फॉर्मूला अभी लिख दिया है, तो कुछ मेहनत करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर नीचे है, तो आपको जो मिलेगा, आपको जो भी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसमें आंसर आपके पास रहेगा मौजूद। मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम बात करते हैं। अब बच्चों प्लीज आगे देखो, है ना। हम लोग बात करते हैं तीन अलग अलग वेलोसिटीज की, तीन अलग अलग स्पीड्स की। पहला स्पीड है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, और यहां से आपका पार्ट कौन सा शुरू हो रहा है, अर्थ सैटेलाइट का। जो हम सैटेलाइट्स की बात करने वाले हैं उसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे, इनकी बात करते हैं। पहला जो पार्ट है ऑर्बिटल स्पीड है, मींस अगर हम किसी सैटेलाइट को भेजें और वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक सर्कल में ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया है, वो वहां पे गोल गोल घूमने में लगा हुआ है, तो उस स्पीड को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल स्पीड, जिससे वो ऑर्बिट कर रहा है। और सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए क्या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, चाहिए ना। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम लोग यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे और उससे अपने आंसर तक पहुंचेंगे। डन है। तो ऑर्बिटल स्पीड की बात हो तो क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, और सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए हमें ऑर्बिटल स्पीड की जरूरत होगी, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। डन है। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा। यहां मैं लिखता सबसे पहले ME से मैं मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यह हमारा मास ऑफ अर्थ है। MS से मैं यहां पे सैटेलाइट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हमारा सैटेलाइट्स मास है। सो अगर मैं इसे सॉल्व करता तो मैं लिखता सेंट्रीपिटल फोर्स इज GME इंटू MS डिवाइडेड बाई R² इज इक्वल टू MV ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। क्या ऐसा लिखने में दिक्कत थी, बोल दो हाँ ना। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में फोर्स कितना, Gm1 M2 बाई R², यही ना, वही लिखा है। माइनस साइन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, और टुवर्ड्स द सेंटर अनबैलेंस्ड फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, MV² बाई R कहते हैं। उसके इक्वल कर दिया, इसे भी MS लिख लेना। MS से MS को हटा दिया, VO की वैल्यू आ गई आपके पास GME डिवाइडेड बाई R। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। यहां जो R था, क्या ये R जो है RE प्लस H के बराबर था, R जो था वो क्या RE प्लस H के बराबर था। अगर H बहुत छोटा है, H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, आप बात कर रहे हो अर्थ से बहुत ही कम हाइट पे, तो वैसे केस में ये H 0 अगर हो गया है तो R को सीधे सीधे RE लिख पाओगे क्या, एंड द वैल्यू इज VO इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE। क्या इसका कोई और भी कन्वर्जन भी पॉसिबल है, आज ही सीखा है ना, GME बाई RE को स्मॉल g इंटू RE भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैं इसे क्या लिख देता हूं यहाँ पे, स्मॉल g मल्टीप्लाइड बाई RE। क्या ये लिखने में कोई परेशानी बच्चों, जाग जाओ बालिका, कोई परेशानी नहीं है। चलो फिर, तो यहां से आगे आते हैं दूसरे पार्ट पे। यहां से बात करते हैं हम लोग किसकी, स्केप स्पीड की। थोड़ा ध्यान से सुनना, स्केप कराना है मुझे, मान लो ये अर्थ है, अर्थ से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्केप कराना है, तो स्केप कराने के लिए क्या कराना होगा, क्या मुझे इतनी स्पीड देनी होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी होगी कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। इन्फिनिटी पे जाने के बाद उसकी एनर्जी कितनी है, इन्फिनिटी पे जाने के बाद कितनी एनर्जी, इन्फिनिटी पे जाने के बाद उसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए, यही है ना, बेसिक लॉजिक यही है। मैं उसी लॉजिक को यहाँ पे यूज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टोटल एनर्जी एट सरफेस should be equal to total energy at infinity and it should be equal to 0। क्या इसके सरफेस पे जो एनर्जी है वो माइनस ऑफ GME इंटू MS डिवाइडेड बाई RE के बराबर है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तो क्या हाफ MV² मुझे ऐड करना चाहिए, एंड इट शुड बी 0। तो यहां से V की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, V इज इक्वल टू 2GME डिवाइडेड बाई RE। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी बच्चों, से यस और नो। इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या,
यहाँ देखो तो √2 टाइम्स है क्या ये, मीन्स अगर मैं यहाँ पे VE को लिखना चाहूँ जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है, पर सेकेंड है, आर वर्ड मत समझ लेना, आर में तो हम ही आप दौड़ लेंगे, दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ लेंगे, उसेन बोल्ट तेज ही दौड़ता होगा, है ना। अगर मैं VE की बात करूं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इस VE की वैल्यू की बात करें तो इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VO, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए बच्चों? कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं। आ जाते हैं यहां से हम लोग अब थर्ड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा आप सभी का यहां पे कंसंट्रेशन चाहिए। कौन सा नहीं आया समझ में? टोटल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए तो पोटेंशियल जीरो, और मुझे तो सिर्फ इन्फिनिटी तक पहुंचाना ही है ना उस ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो टोटल एनर्जी अपने आप क्या हो गई? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। क्या बेटा? तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन, हम कहीं पे भी एनर्जी तो कंजर्व ही रहनी है ना, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो मुझे करना क्या होगा? इसके लिए सरफेस पे एनर्जी को जीरो कर देना होगा, और अगर सरफेस पे जीरो कर देंगे तो अपने आप वो क्या होगा? इन्फिनिटी पे भी जीरो हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट आराम से चला जाएगा। उसके लिए मुझे जो वेलोसिटी देनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। आगे बढ़ाऊं? नेक्स्ट पार्ट बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये एक्चुअल में थियरी नहीं है, क्वेश्चन है, बट मैं आपको थियरी के फॉर्म में ऐसे बता रहा हूं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस समय उसकी स्पीड जो है ना वो n टाइम्स ऑफ v के बराबर दे दें, और जहां n जो है ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या होगा? क्या इनफाइनाइट पे जाने के बाद उसकी एनर्जी जीरो होगी? नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ बची रह जाएगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी। अभी आप क्या कर रहे थे? आप बस उसे पहुंचा दे रहे थे, अब लेकिन आपने और ज्यादा एनर्जी दे दी पहले ही, तो अब वो पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा और साथ ही साथ कुछ एनर्जी अपने साथ रिटेन भी रखेगा, रखेगा ना। तो इनफाइनाइट पे जाने के बाद और हमारे सैटेलाइट के पास जो एनर्जी रिटेन्ड होती है, हमारे मास के पास जो एनर्जी रिटेन्ड रहती है, उसे आप क्या कहते हो? इंटरस्टेलर स्पीड का नाम देते हो। क्लियर है ये? अब इसे कैसे निकालेंगे? दोबारा लगाना क्या है हमें? एनर्जी कंजर्वेशन। मैं लिखूंगा यहां पे टोटल एनर्जी एट सरफेस, इट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। कोई दिक्कत है क्या लिखने में? सरफेस पे क्या एनर्जी है? माइनस ऑफ GME इंटू एम डिवाइडेड बाई RE प्लस हाफ m इंटू MS ही लिख देता हूं इसको भी, या m ही छोड़ दो कोई बात नहीं, n स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थी? बच्चों पहले देख लो बोर्ड पे प्लीज। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी जो आई है वही तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारी इंटरस्टेलर स्पीड है, हमारी VI है। से यस और नो? अब बताओ, ये दोनों टर्म्स तो एक जैसे ही दिख रहे हैं ना, इसको भी मैं उसी टर्म में चेंज कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा क्या? अब आप मुझे बताओ, V की वैल्यू क्या थी? √2 GME बाई RE। मैं यहां से GME बाई RE लिखना चाहूं तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर मैं यहां से GME बाई RE लिखना चाहूं तो क्या ये V स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा? जल्दी से देखकर बोलो। मैं इस V स्क्वायर बाई 2 को वहां डाल सकता हूं, तो मैं इस पूरे को हटाकर क्या लिख देता हूं? हाफ इंटू MV स्क्वायर प्लस हाफ इंटू MN स्क्वायर V स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू VI स्क्वायर। हाफ M तो हर जगह पे हटा देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? VI इज इक्वल टू V रूट अंडर N स्क्वायर माइनस 1। सो इज दिस वन इज ऑल्सो ओके टू एवरीवन? क्लियर है क्या? तो ये एनर्जी वाला पार्ट जो है ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जो है ना वो एनर्जी से ही सॉल्व होते हैं। और ये जो छोटा सा कन्वर्जन मैंने दिखाया, V से मैंने क्या किया? V निकाला मैंने GME बाई RE से, निकाला ना। तो इस तरीके के कन्वर्जन्स आप यूज करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। क्या बेटा? डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखकर मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v. The escape velocity from the surface of another planet
having a radius 4 times that of earth and same mass density is. मुझे लगता है ये मुझे कराना नहीं है, ये करा दूंगा तो फिर आपका मजा किड़किड़ा हो जाएगा, है ना। आपको मैंने v सिखाया है, v का फॉर्मूला होता है √2 GME/RE, यही सिखाया है ना। अगर मैं यहाँ पे me की जगह पर ρe मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πReq लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे ही लिखूंगा क्या डेंसिटी और रेडियस के टर्म में फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, और डेंसिटी रेडियस के टर्म में बन गया तो कंपैरिजन करके नेक्स्ट स्टेप में आंसर लाएंगे, क्या ले आओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये मेरा लास्ट स्लाइड है आज का, ध्यान से देख लेते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं किनके बारे में? दो तरह के सैटेलाइट का, पहला है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा है हमारा पोलर सैटेलाइट। देखो इसे सुनना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने के लिए आपके पास नहीं है, सुनना है तो ध्यान से इसे सुनते हैं और दिमाग में बिठाते हैं। देखो सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल लाइन है ना, यहाँ पे जो मोशन होता है वो आपका हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग होता है। कैसा होता है? इक्वेटोरियल लाइन वाले पे, है ना। तो हमेशा किस तरीके से घूमेगा हमारा कोई भी सैटेलाइट जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करेगा। पोलर सैटेलाइट जो है ये हमेशा पोल्स की तरफ मूवमेंट होती है इसकी, दैट्स वाई इसका नाम ही आप क्या देते हो? पोलर सैटेलाइट देते हो। क्या पहला डिफरेंस क्लियर है? ये पोलर सैटेलाइट जो हमारा है ये हमारा लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसकी हाइट बहुत ही कम होती है, हाइट ज्यादा नहीं होती, हाइट इस जगह पे क्या होती है? बहुत ही कम होती है। हम जियो स्टेशनरी की बात करें तो यहां हम लिखते हैं कि हमारा अर्थ का जो अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड हमारे सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बराबर होता है। और जब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं ना तो जो हमारी हाइट निकल कर आती है वो अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की। कितने बराबर निकल कर आती है? 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अराउंड 36,000 किलोमीटर्स के बराबर। कितनी निकल कर आती है? अराउंड 36,000 किलोमीटर्स। 36,000 का मतलब समझ रहे हो? 6 गुना हो गया अर्थ के रेडियस का। और अगर इतनी हाइट पे हमारा वो सैटेलाइट घूम रहा है और जितने भी ऐसे सैटेलाइट हैं वो सबके सब क्या सेम हाइट पे घूम रहे होंगे? इंडिया ने भेजा, रसिया ने भेजा, यूएस ने भेजा, सबके सैटेलाइट क्या इसी हाइट पे होंगे अगर वो जियो स्टेशनरी होंगे? तो उस ऑर्बिट में बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स आ जाते हैं और इस ऑर्बिट को आप क्या नाम देते हो? इस कारण से इट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। आप इसे पार्किंग ऑर्बिट का नाम भी दे देते हो। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? अब ये अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है, तो इसका यूज आप किस चीज के लिए करते हो? जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। जो आप टीवी पे प्रोग्राम्स देख रहे हो, फोन में जो आप यूज कर रहे हो, फोन में भी अब तो बहुत कम हो रही हैं, दूसरी भी टेक्नोलॉजीज हैं, बट नॉर्मली क्या होता था कि सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, सैटेलाइट ने रिसीव किया और उसी सिग्नल को क्या किया, फिर उसी को ब्रॉडकास्टिंग के लिए नीचे की तरफ क्या किया? भेज दिया। इज इट ओके? तो हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं वो सबके सब क्या है? जियो स्टेशनरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने आवर्स में घूम रहा है? 24 आवर्स में। हमारे जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये हमारा अराउंड 100 मिनट्स के आसपास होता है। तो अगर ये 100 मिनट के आसपास है तो एक दिन में होता है टोटल 1440 मिनट। इसने 100 मिनट में एक चक्कर लगा लिया तो एक ही दिन में ये कितने चक्कर लगा लेगा? क्या 14-15 चक्कर लगा लेगा ये आराम से। तो इस कारण से इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज हम किसी भी जगह के प्रिसाइज मौसम के बारे में कुछ बताना हो तो हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब के बारे में ये हमें एक्यूरेट आइडिया किसी भी पॉइंट का प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। स्पाइंग सैटेलाइट्स जो होती हैं, जो कि एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्पाई करने के लिए जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर लगाती हैं, वो जनरली कैसी होती हैं? पोलर सैटेलाइट्स ही होती हैं। और इनका हाइट ज्यादा नहीं होता, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास तक का रहता है, 200 से 500 के बीच में रहेगा कुछ। ठीक है। तो यहां तक के पॉइंट्स आप सभी को अगर क्लियर हो गए हो तो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं। आपको आज का डीपीपी मिल जाएगा और इससे पहले के डीपीपी या टेस्ट में अगर कोई
क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, आप बाहर आके मुझसे पूछ सकते हो, या नीचे मैं 4 o'clock मिलूंगा, आप नीचे आके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, मीट सून, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।